ठंड में बहू की गर्मा गर्म रसोई। अरे पोता बहू, बना नहीं अभी तक तेरा खाना? ऐसी भी कौन सी बीरबल की खिचड़ी पका रही है? ले आ खाना, सब खाली पेट बैठे हैं। जी जी बस लाई दादी जी। एक बार चेक कर लेती हूँ सारा खाना गर्मा गर्म तो है ना, वरना फिर इन लोगों की चिकचिकबाजी शुरू हो जाएगी। शुक्र है सब्जी रोटी चावल सब गर्म है। अर्चना फटाफट से रसोई से गर्मा गर्म लेके डाइनिंग टेबल पर बैठे ससुराल वालों के सामने खाना पेश करती है। तभी दोनों नंदे पूजा पूनम नखरे चालू कर देती हैं। क्या भाभी, ये दाल मखनी तो एकदम ठंडी पड़ रही है, दही जैसी जम गई है। कितनी देर का बना हुआ है खाना? नहीं नंद जी, अभी 5-10 मिनट पहले ही मैंने ये दाल मखनी एकदम ताजा बनाई थी। देख लो अर्चना भाभी, अगर दाल में कुछ काला निकला तो आपकी खैर नहीं। अभी नंद के नखरे पूरे भी नहीं होते तभी सास मंदा देवी टोकती हैं। अरे बहू, मैंने तुझे 1000 बार समझाया ना कि तू ऐसे रोटियों की परात बनाकर मत लाया कर। सारी की सारी रोटी ठंडी पड़ गई है, जब तुझे पता है कि तेरे ससुराल वाले तवे की उतरी गर्मा गर्म रोटी खाना पसंद करते हैं। पर सासू माँ, मैं तवे की गर्मा गर्म रोटी बनाकर ही लाई हूँ, सच में। बहू बेचारी अपनी सफाई पेश कर रही होती है, तभी ददिया सास एक जोरदार डांट लगाती है। देखो जरा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक तो बेलुड़ी ने सारी की सारी रोटियां ऐसी पापड़ की तरह कड़ी बनाई, ऊपर से चपड़ चपड़ जुबान चलाकर चुपचाप से जाकर सारा खाना दोबारा गर्म करके लिया, या खाने में से भाप निकलना चाहिए। गुस्से में लाल पीली अर्चना पैर पटकते हुए सारा खाना लेकर रसोई में वापस लौटकर झल्लाते हुए गर्म करती है। ये ससुराल वाले जानबूझकर मुझे खुंदक दिलाते हैं। अरे खाने लायक गर्मा गर्म था तो सारा खाना, फिर भी इन्हें तो बस मेरा काम बढ़ाना आता है। मेरा बस चले तो सबकी जुबान पर जलते हुए अंगार रख दूं। नाक में दम करके रख दिया, दुखी हो गई हूं मैं। न जाने कैसे घर में आकर फंस गई हूं। ये है हमारी परेशान बहू अर्चना, जिसका भड़का हुआ मिजाज तो आपने देख लिया। लेकिन आखिर अर्चना ऐसा क्यों कह रही है कि वह अपने ससुराल में आकर फंस गई? ऐसा भी उसके ससुराल में क्या हुआ था, ये जानने के लिए चलिए पिछली कहानी को पेश करते हैं, जहां गाजे बाजे के साथ मंदा देवी अपने इकलौते बेटे अनमोल की शादी अर्चना से करवाकर बहू बनाकर ले आती है। सदके जावा, इस मोहल्ले में भी किसी की बहू इतनी सुंदर नहीं होगी जितनी सुंदर बहू मंदा देवी ने उतारी है। अर्चना बहू, इस चावल से भरे कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी सासू माँ। देखो बहू, आज से तुम इस घर की, संसार की लक्ष्मी और गृहिणी हो, और गृहिणी के अंदर साक्षात देवी अन्नपूर्णा का बसेरा होता है। तो अब संभालो अपनी रसोई, ये रसोई की चाबी है। अर्चना अपनी सास और ददिया सास के पैर छूती है और अगले दिन सुबह सुबह साफ सफाई करके नहा धोकर चूल्हा चढ़ाई की रस्म के लिए कपकपाते हुए रसोई में आती। हे भगवान, कितना ठंडा बर्फीला पानी था। मेरा तो माथा अभी तक ठंड के मारे सुन्न पड़ा है। फटाफट से चाय बनाती हूँ। इतने में सास और खड़ूस दादी सास रसोई में आ धमकती हैं और दादी सास सख्त आवाज में बोल पड़ी। अरे नहीं बहू, ये क्या करने जा रही थी? कुछ नहीं दादी जी, चाय बनाने जा रही थी। हाँ पियेंगी? अरे बाहर आ गई हो क्या? सबसे पहले चूल्हा चढ़ाई की रस्म में कुछ मीठा बनता है। ठंड का मौसम है तो ऐसा करो, तुम सबसे पहले गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना लो, और फिर साथ में पूरी कचौरी और शाही सब्जी बना लेना, और गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी बनाना। जी ठीक है दादी जी। एक बात समझ में नहीं आई, ये दादी जी हर खाने के पीछे गर्मा गर्म ज्यादा नहीं बोल रही थी? अर्चना इस बात को नजरअंदाज करके खाना बनाकर रखती है और लास्ट में सब कुछ एक साथ मेज पर परोसती है। सब कुछ तैयार है, सबको बुला लेती हूँ। मम्मी जी, पापा जी, पूजा, पूनम, अनमोल जी, दादी माँ, सब लोग आ जाइए, खाना तैयार है। पूरा ससुराल डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं, मगर खाना काफी हद तक ठंडा हो चुका था, जिससे दादी गुस्सा कर बोलती हैं। पोता बहू, मैंने तुझे समझाया था ना, सारा खाना गर्मा गर्म होना चाहिए, पर यह खाना तो ठंडा है और इसमें एक आइटम कम है। रबड़ी जलेबी कहाँ है? वो तो मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। गई भैंस पानी में। भाभी, आपको ये महान काम करने के लिए किसने कहा था? मगर दूध वाली मिठाइयाँ तो ठंडी अच्छी लगती हैं पूजा। भाभी, हमारे घर में गर्मा गर्म रसोई पकती है। मिठाइयों, सब्जियों, रोटियों, दालों, चावलों सब गर्मा गर्म ही खाते हैं, समझिए आप। हम लोग गरम गरम भाप निकलता खाना खाते हैं। हे भगवान, ये इंसान है या प्राइमेट? भाप निकलता खाना कौन खाता है? अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो अर्चना? जाओ जाकर सारा खाना गर्म करके ले आओ। जी लाती हूँ। इन लोगों ने खामखा मेरी डबल ड्यूटी लगा दी। अर्चना गुस्से में गुब्बारे की तरह मुंह सुजाकर गर्मा गर्म रसोई हाजिर करती है।
मगर अब गर्मा गर्म रसोई सुबह शाम का सिलसिला बन जाता है। बार बार खाना गर्म करने से किचन के सारे बर्तन लग जाते हैं और ठंड में इतने सारे बर्तन धोकर बेचारी बहू का हाथ भी सूज जाता है। हे भगवान, पानी छूते ही करंट लग रहा है। ये सारे के सारे खुद तो गर्मा गर्म खाना ठूसकर रजाई में पड़े हुए हैं। शामत तो मेरी आ रही है रसोई में बर्तन घिसने में। गर्मा गर्म रसोई के रिवाज के चलते बेचारी बहू को रात के सोते सोते देर से 2 बज जाते हैं और ऐसे में सुबह 5 बजते ददिया सास दरवाजा खड़खड़ाने लगती है। बहू, ओ बहू, चल उठ जा, सुबह हो गई, सूरज की किरण भी फूट गई है, चूल्हा बंद पड़ा है, आकर रसोई की बत्ती जला, चाय बना, वरना अग्नि देवता नाराज हो जाएंगे। क्या मुसीबत है इस दादी सास के सोने उठने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। खुद तो रात के 8 बजे ही लुढ़क जाती है और फिर सुबह 5 बजे उठकर मेरा सोना दूभर करती है। चल अर्चना, गर्मा गर्म रसोई की तैयारी में लग जा। 3-4 घंटे की नींद के साथ आंखें मलते हुए रसोई में अर्चना आती है और सभी के झपकी लेके गर्मा गर्म नाश्ता बनाती है। इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है। क्या अर्चना के ससुराल से गर्मा गर्म रसोई का रिवाज कभी खत्म हो पाएगा या बना रहेगा? जहां एक सुबह भयंकर ठंड में अर्चना सबको गर्मा गर्म चाय नाश्ता करवा रही होती है। क्या गजब का गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाया अर्चना, मजा आ गया खाकर। अर्चना 2 पराठे और लाना। एक और पराठा? जी बस अभी लाई अनमोल जी। अरे बहू, एक पराठा मुझको भी लाना और आलू जरा ज्यादा भरना और घी ज्यादा लगाना। जी जी दादी माँ, लाती हूँ बस। चल चल अर्चना, जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा वरना पराठे ठंडे हो जाएंगे, फिर मेरे महान ससुराल वाले नौटंकी मचाने लगेंगे। तभी जल्दबाजी के चक्कर में पराठों के चलते धुआं धुआं मचते तवे से उस बेचारी का हाथ जल जाता है और वो चीख पड़ती है, आह आह माँ, मेरा हाथ पूरी खाल उतर गई। तभी बाहर से ससुराल वालों का फरमान आ जाता है, अरे अर्चना बहू कहाँ रह गई? अरे गर्मा गर्म पराठा मांगा था तुझसे। अर्चना रोते रोते जला हुआ हाथ लेके रसोई से बाहर आती है। हाजी, मेरा हाथ तवे से बहुत ज्यादा जल गया है। पूनम, आज के लिए तुम बाकी का बचा हुआ पराठा बना दो। मैं? लेकिन भाभी मैं क्यों? मुझे बहुत तेज की ठंड लग रही है, मैं तो चली अपने कमरे में। अब पूजा को बोल दो। सॉरी भाभी, मुझे काम याद आ गया। दोनों काम चोर आलसी नंद अपनी अपनी प्लेट उठाकर कमरे में चली जाती है। रोते रोते अर्चना खुद ही गर्मा गर्म पराठा बनाने लगती है। तभी दादी सास का दिल पिघल जाता है और वो बोलती है, अरे अर्चना बहू, तू ठहर जा, कितना हाथ जल गया है तेरा, और तुम दोनों चुपचाप से प्लेट यहाँ रखो और अपनी भाभी के हाथ पर मलहम लगाओ। बहू, मैं माफ कर दे, हमने गर्मा गर्म रसोई के कारण तुझ पर बोझ डाल दिया ना। दादी सास के पीछे पीछे परिवार के बाकी सदस्य भी माफी मांगते हैं। अंत में दादी सास गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर अर्चना को खिलाती हैं और गर्मा गर्म रसोई का रिवाज भी बहू के लिए खत्म हो जाता है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। काजल अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी देर रात जब वो पानी लेने के लिए उठती है तो पूरे घर में सन्नाटा फैला होता है। घर में किसी के खर्राटे की आवाज भी नहीं आ रही। आखिर सब गए कहाँ हैं? काजल इतना कहकर अपने ससुर के कमरे में झांकती है तो वहां कोई नहीं होता और जिठानी का कमरा खुला होता है। उस कमरे में भी कोई नहीं था। कुछ देर पहले तक तो मेरा पति भी मेरे साथ सो रहा था। अभी ना तो सासू माँ और ससुर जी अपने कमरे में हैं और न ही जेठ जी और जिठानी जी, यहाँ तक कि गोलू भी गायब है। आखिर सब कहाँ गए? इतना कहकर काजल अब इधर उधर नजर दौड़ाने लगती है। तभी काजल जब छत की सीढ़ियों के पास जाती है तो उसे खर्राटे की आवाज आती है। लगता है आज भी ये लोग छत पर सो रहे हैं, लेकिन इतनी सर्दी में। काजल अब छत पर जाती है तो वो हैरान थी। पूरा परिवार एक साथ रजाई ओढ़कर सो रहा था और उसमें काजल का पति बिरजू भी था। ये देखकर काजल अब वापस नीचे आ जाती है और अपने कमरे में झट से रजाई में घुस जाती है। गर्मी में छत पर सोना तो आम बात है, लेकिन इतनी ठंड में ये लोग छत पर कैसे सो सकते हैं? खुद से काजल ये कहते हुए रजाई में कांपते हुए सो जाती है। अब अगली सुबह काजल सबके लिए चाय बनाती है। तभी किचन में काजल की जेठानी सीमा का आना होता है। काजल, ठंड बहुत बढ़ गई है, अब तो ठंड में काम भी नहीं होगा। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? आपको और ठंड लग रही है? ना ना, मैं नहीं मान सकती। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुझे मैं इंसान नहीं दिखती? लेकिन कल रात आप लोगों को ठंड नहीं लग रही थी जब आप लोग छत पर सोए हुए थे? सबके सब छत पर सोए हुए थे, सिर्फ मैं अपने कमरे में थी। मैंने तो देवर जी को कहा था कि आपको भी बुला ले, लेकिन उन्होंने कहा कि काजल को कुछ ज्यादा ही सर्दी लगती है।
काजल और सीमा बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां सुमित्रा का आना होता है। बहुत ठंड लग रही है, चाय नहीं बनी क्या अब तक तेरी? माँ जी, अभी आप लोगों को सर्दी कैसे लग सकती है? जब रात में इतने कड़ाके की ठंड में आप लोग छत पर सो रहे थे तब तो आपको ठंड नहीं लगी। तू क्या जाने सर्दी में छत पर सोने में कितना आनंद आता है। ठंडे ठंडे मौसम में गरम रजाई में सभी के साथ जो सोने में आनंद है वो बंद कमरे में कहाँ। काजल अपने ससुराल वालों की बात सुनकर हैरान थी। अब काजल अपने पति बिरजू को उसके कमरे में चाय देने जाती है। अरे गर्म पानी कर दो, बहुत सर्दी लग रही है। सच में आपको सर्दी लग रही है? रात में जब मुझे इस कमरे में अकेला छोड़कर छत पर सोने गए थे तब तो आपको सर्दी नहीं लग रही थी, अभी गर्म पानी की जरूरत पड़ रही है। अरे तो क्या मैं छत पर बिना रजाई कंबल के सोया हुआ था? अरे पूरा परिवार साथ में सोया हुआ था, जिस कारण सर्दी का एहसास भी नहीं होता। मुझे वक्त बर्बाद करने का शौक नहीं है। और ये रही आपकी चाय, जा रही हूँ आपके लिए गर्म पानी करने। अब काजल खाना बनाते हुए सोचने लगती है। कड़ाके की ठंड में रात को छत पर सोने में इन्हें ठंड नहीं लगती, लेकिन सुबह होते ही सभी के हाथ पैर कांपते हैं। किसी को चाय चाहिए तो किसी को गर्म पानी, और कोई तो रजाई से ही नहीं निकलता। ऐसे ही समय बीत रहा था। काजल लगातार अपने ससुराल वालों को छत पर सोता हुआ देख परेशान हो चुकी थी। अरे बिरजू, चल सभी छत पर जा चुके हैं, तुझे नहीं आना आज छत पर सोने? नहीं नहीं माँ जी, ये आज नहीं सोएंगे। ठीक है, मैं तो बस पूछने आई थी। नहीं माँ, मुझे कमरे में घुटन होती है पापा की तरह। मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए जगह खाली रखना। ऐसे क्या देख रही हो? एक तो इतनी ठंड है कि बाहर निकलते ही मौत आ जाए, ऊपर से आपका परिवार इतना दिमाग से पैदल है कि इस कड़ाके की ठंड में छत पर जाकर सो रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूँ तुम भी एक दिन सोकर देखो। अगले दिन से अगर तुम्हारा मन न करे छत पर सोने का तो मेरा नाम बदल देना। तुम ही जाओ अपने परिवार के साथ छत पर सोने, मुझे समय से पहले मरने का बिल्कुल शौक नहीं है। बिरजू के जाते ही काजल रजाई तानकर सो जाती है। अब अगली सुबह बिरजू ऑफिस नहीं जाता, उसे तेज बुखार और जुकाम था। मिल गई ना आत्मा को शांति, हो गया ना सर्दी जुकाम। काजल, मेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टी कर दो, बुखार कम हो जाएगा। खाना पीना छोड़कर सुबह से तुम्हारे पीछे ही लगी हूँ। काजल अब अपने पति की सेवा में लगी होती है। दवाई, खाना, ठंडा पानी की पट्टी करके वो परेशान हो चुकी थी। ऊपर से काजल को सर्दी भी लग रही थी, लेकिन वो तो अपने पति और अपने ससुराल वालों के छत पर सोने की आदत से परेशान थी। अब देर रात सभी छत पर सोने जा चुके हैं। अगर इस बार किसी और की तबीयत खराब हुई तो मैं किसी की सेवा नहीं करूंगी। अभी थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तुम आराम करो, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस घर में किसी न किसी की तो ये सर्दी जान लेकर ही रहेगी, और ऊपर से मेरी शादीशुदा जिंदगी भी अकेले ही कटने वाली है। अब अगले दिन बिरजू की तबीयत और भी बिगड़ जाती है, लेकिन इस बार बिरजू के साथ साथ काजल के ससुर किशनलाल की तबीयत भी काफी बुरी थी। बहू, अपने ससुर के लिए काढ़ा बना दे, बुड्ढे को जुकाम और बुखार है। जेठानी जी, आप तो इस घर की बड़ी बहू हैं, आप इन लोगों को क्यों नहीं मना करती? इतनी कड़ाके की ठंड में छत पर नहीं सोना चाहिए। अरे आज तो आपको भी मैं छत पर सोने के लिए लेकर जाने वाली हूँ। माफ कीजिए, लेकिन मैं छत पर सोने नहीं जाने वाली। मुझे तो कमरे में ही इतनी सर्दी लगती है कि मेरे हाथ पाँव कांपते हैं। काजल अपने ससुराल वालों से कहकर थक गई थी कि ठंड में कमरे में सोया करें, न कि छत पर। लेकिन काजल के ससुराल वाले काजल की बातों पर गौर ही नहीं कर रहे थे, और आज तो सुमित्रा, सीमा और चंदा तीनों ही काजल को छत पर सोने के लिए लेकर जाते हैं। अरे बाप रे, कितनी सर्दी है, मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं अभी से ही। भाभी, आप रजाई ओढ़िए तो सही। अब सभी रजाई के अंदर सोए हुए थे, लेकिन काजल कांप रही थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। सोचा था एक जीवन साथी मिलेगा जो मेरे सही में सही और गलत में गलत कहकर साथ देगा, लेकिन ये तो पूरा का पूरा गलत है। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने, आज तो मेरी मौत निश्चित है। काजल आधी रात में ही उठकर अपने कमरे में चली आती है और देर रात अपने ससुराल वालों को सुधारने का फैसला करती है। अब देर शाम काजल ढेर सारे कपड़े धोकर छत पर डाल देती है और छत को पानी से गीला कर देती है। अरे बहू, ये छत गीला कैसे है? माँ जी, मैंने कपड़े धोए हैं। वो क्या है ना, सुबह मुझे बहुत सर्दी लगती है तो मैंने सोचा अब रात को ही काम करूं, जैसे रात में आप लोगों को सर्दी नहीं लगती। अब पूरा परिवार हार कर नीचे सोता है, क्योंकि छत पर पूरा गीला हो चुका था और छत पर गीले कपड़े सूख रहे थे। भाभी, ये क्या किया आपने? अब हमें नींद कैसी आएगी? मैं भी नहीं सो सकता हूँ नीचे। ये तो चाहती है हम सब नीचे सोएं। अब सब हार कर अपने अपने कमरे में सोते हैं। भले ही छत पर उन्हें हल्की फुल्की ठंड लग रही हो, फिर भी वो गर्मी में छत पर सोने की आदत की वजह से ठंड में भी छत पर सो रहे थे।
अब वो जब नीचे सोते हैं तो उन्हें गहरी नींद आती है और सुबह के 11 बज चुके थे और किसी की नींद नहीं खुली थी। कहते हैं ये लोग कि मुझे छत पर गहरी नींद आती है, देखो जरा। काजल अब सबके लिए खाना बनाकर रख देती है। कुछ देर बाद एक एक करके सब उठने लगते हैं और जब सुमित्रा की नजर घड़ी पर जाती है तो वो हैरान हो जाती है। अरे बाप रे बहू, 11 बज चुके हैं और मुझे देखो जरा कैसे सोई हुई हूं मैं। अभी नहीं माँ जी, पूरा परिवार सुबह के 11 बजे तक सो रहा है। आज तो मेरा सिर भी भारी नहीं है और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अरे मुझे तो समय का पता ही नहीं लगा। अब तो मैं कमरे में ही सोऊंगा। और ननद जी तो उठ ही नहीं रही हैं, कह रही हैं थोड़ा और सोने दिया जाए। क्या बात है काजल, तूने आखिर सबको चैन की नींद सोने पर मजबूर कर ही दिया। मैं तो कब से कह रही थी ठंड बढ़ गई है, नीचे सो जाओ। ये सुनकर सब एक साथ हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद से सब अपने अपने कमरे में सोना पसंद करते हैं और उन्हें चैन की नींद के साथ साथ सर्दी, जुकाम और बुखार भी नहीं होता।